है हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रकाश के आपको अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन को आपको ख़त्म कर लिया था, यानी जो फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, उसको पहले हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोगों को क्लास 10th का जो आपका फिजिक्स है, यानी 10th का जो फिजिक्स है, इसका दूसरा नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। इसी अपवर्तन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए कि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन आपको किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। तो बोला गया है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस विचलन होने की घटना को प्रकाश का क्या बोला जाता है? आपको अपवर्तन बोला जाता है। अब आपको एक फिगर के जरिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे कैसे थोड़ा सा प्रकाश के अपवर्तन जो है किस प्रकार से किरण आती है और टकरा के किस प्रकार से आपको रिटर्न चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक प्रकार का एक आपको यहाँ पर हम एक समतल रेखा खींचे और इस रेखा के नीचे क्या है कि ये जो अभी लाइन हम डॉटेड कर रहे हैं ये सब का सब आपको मान लीजिए कि पानी है। तो ये नीचे आपको पानी है। अच्छा, ऊपर जो है, ऊपर मान लीजिए कि आप हवा है और नीचे मान लीजिए कि आप पानी है। तो आपको क्या है ना कि ऊपर हवा है नीचे पानी है, तो एक अलग माध्यम हुआ, ये अलग माध्यम हुआ, ये हवा का माध्यम हुआ, ये क्या हुआ आपको पानी का माध्यम हुआ। जब प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद इस पर टकराती है, टकराने के बाद प्रकाश की किरण यहाँ से इधर नहीं जाती है, वो प्रकाश के प्रवर्तन में लौट जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसका ओरिजिनल रास्ता होना चाहिए आपको ये जो डॉटेड लाइन से किए हैं, लेकिन ये अपने पथ से भटक जाती है, कुछ अलग रास्ते में आपको निकल जाती है। तो इसे बोला जाता है कौन सा किरण? तो इसे बोला जाता है आपतित किरण। अच्छा, इससे क्या बोला जाता है? तो अपवर्तन, प्रवर्तन नहीं अपवर्तन। आप जैसे इसे आपतित किरण बोला जाता है और इसे आपको परावर्तित किरण बोला जाता है। तो इससे अपवर्तित किरण हम लोग कह सकते हैं, अपवर ऐसे। इसे अपवर्तित किरण बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अच्छा, ये जो आपको रेखा सीधा खींचा गया इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है ये आई से और यहाँ पर जो कोण बनता है ये आर से। तो एक माध्यम ऊपर हुआ, एक माध्यम नीचे हुआ। तो आने वाले किरण को आपतित किरण और टकरा के जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण। यहाँ पर जो होता है इसे आपतन बिंदु नाम दिया गया है और यहाँ से एक सीधा रेखा ऊपर से नीचे तक आती है जिसे अभिलंब आपको नाम दिया गया है। तो आपको अभिलंब और आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसे आई से सूचित करते हैं। आई ये भी तो आपको अभिलंब है, आई आपको अपवर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनाया जाता है इसे आर से सूचित किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी रास्ते से भटक जाती है। देखिए, ये आपको एक माध्यम से आ रही है, इसका ओरिजिनल रास्ता ये डॉटेड लाइन होना चाहिए, लेकिन अपने रास्ते से भटक गई है। इसी को प्रकाश का क्या बोला जाता है? आपको अपवर्तन बोला जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से यानी रास्ते से भटक जाती है, जिसे प्रकाश का क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अपवर्तक आपको सतह क्या है। तो अपवर्तक सतह उस सतह को बोला जाता है जहाँ पर प्रकाश की किरण आकर अपने माध्यम में क्या करती है? वापस लौट जाती है। उस सतह को अपवर्तक सतह, या अपने प्रकाश की किरण आके जहाँ पर टकराती है उसे ही अपवर्तक सतह। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये था, ये अभिलंब था, तो यहाँ से किरण आ रही थी और टकराने के बाद
तो ये जो आपको लाइनिंग अभी खींचा गया है इसी को अपवर्तक आपको सतह बोला जाता है, जहाँ पर आके आपतित किरण क्या करती है, आपको टकराती है। तो आइए अगला आपको पूछा जा रहा है कि आपतित किरण क्या है। तो देखिए सिंपल बात है कि आपतित किरण उससे बोलेंगे जो आने वाली किरण होगी, तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, यानी अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। अपवर्तित किरण किसे बोलेंगे, तो अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे। ये किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये किरण को आपतित किरण आ रही है, ये किरण जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अच्छा, यहाँ पर जो होगा इसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये जो है क्या है, अपवर्तक सतह। उसके बाद अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोला जाता है, आपको अभिलंब बोला जाता है। देखिए यही आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है जिससे अभिलंब बोला जाता है। आपतन कोण क्या है, तो यहाँ वाला जो अभिलंब और आपको आपतित किरण के द्वारा जो आई कोण बनाया गया है इसे क्या बोला गया, आपतन कोण बोला गया है। अगला देखिए, अगला है कि आपको अपवर्तन कोण किसे बोला गया है, तो अपवर्तन कोण इसे बोला गया है जो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा ये जो कोण बनाया गया इसे अपवर्तन कोण बोला गया है। अब यहाँ से आपको मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है, पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के आपको होते हैं। देखिए पारदर्शी माध्यम, पहले समझिए कि पारदर्शी माध्यम होता क्या है। पारदर्शी माध्यम उस माध्यम को बोला जाता है जिससे वस्तुएं आर पार दिखाई दे। जैसे आपको शीशा अगर खड़ा करके देखिएगा तो उस पार का वस्तु आपको दिखाई दे देगा कि नहीं दिखाई देगा, दे देगा। जैसे मॉल वगैरह में, सैलून वगैरह में जो उजला वाला शीशा लगा रहता है वहाँ से हम लोग देखते हैं तो उस पार का वस्तु दिखाई दे देता है। या स्कॉर्पियो वगैरह में जो शीशा लगा रहता है वहाँ से भी अंदर से झांकते हैं तो बाहर दिखाई दे देता है। तो पारदर्शी माध्यम उस माध्यम को कहा जाता है जिससे आर पार आपको देखा जा सके। पानी को भी आर पार देखा जा सकता है। यदि बाल्टी में हम लोग पानी को रख देते हैं, झांकते हैं तो उसके अंदर की पेनी दिखाई दे देती है कि नहीं दिखाई देती है, दे देती है। तो सबसे पहले पारदर्शी उसे समझेंगे जिससे वस्तु आर पार आपको दिखाई दे। अब पारदर्शी जो माध्यम होता है ना, उसे आपको दो प्रकार के होता है, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है संघन माध्यम। देखिए विरल माध्यम आपको किसे बोला जाता है, आपको संघन माध्यम आपको किसे बोला जाता है। देखिए संघन का मतलब एक जगह बहुत ज़्यादा घनाघोर हो उसे संघन बोला जाता है, और विरल का मतलब एक बहुत जगह आपको हटा हो उसे आपको विरल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, जितना बड़ा ये क्लासरूम है उतना ही बड़ा आपको ये भी क्लासरूम है। इस क्लास में मात्र 5 ही बच्चा है और इस क्लास में मात्र कितना बच्चा है, 100 बच्चा है। तो कम बच्चा इसमें है, ज़्यादा बच्चा इसमें है। तो विरल में क्या होगा था, जगह उतना ही रहेगा लेकिन इसमें जो अणु रहेगा वो दूर दूर रहता है, और इसमें अणु क्या रहता है, आपको नज़दीक रहता है। वही बात इसमें कह रहा है कि विरल माध्यम क्या है, तो जिन माध्यम में भी प्रकाश की चाल आपको अधिक होती है उसे विरल माध्यम। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 ही लोग थे और यहाँ पर आपको 100 लोग थे, तो 5 आदमी के बीच आपको दौड़ना ज़्यादा आसान है कि 100 आदमी के बीच। तो 5 आदमी के बीच आसान है, 100 आदमी के बीच आसान नहीं है आपको दौड़ना। तो क्या होना, इसमें प्रकाश की चाल आपको अधिक होगी चूँकि उसमें रुकावट की उतना वस्तुएं क्या है, आपको कम है। तो पूछेगा कि आपको विरल माध्यम क्या है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ऊपर में हवा है और नीचे में मान लीजिए क्या है, पानी है। तो यहाँ पर हवा जो है ऊपर और नीचे जो आपको पानी है, तो हवा में जितना आप तेज़ी से दौड़ सकते हैं पानी में उतना तेज़ी से दौड़ पाइएगा, नहीं दौड़िएगा। तो आपको प्रकाश का चाल इसमें ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, आपको कम होगा। तो जिसमें ज़्यादा होता है वही तो विरल कहलाता है, और जिसमें कम होता है वही तो आपको संघन कहलाता है।
तो संघन माध्यम क्या है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, आपको कम होगी। तो हवा जो है इस समय क्या कहलाएगा, हवा जो है आपको विरल कहलाएगा, और यहाँ पानी जो है ये क्या कहलाएगा, आपको संघन कहलाएगा। आइए आगे, अगला में आपको कहा गया है, अगला इसका भी दूसरे शब्दों में आपके ये कह सकते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, उस माध्यम को संघन माध्यम क्या कहते हैं। जैसे ये चीज़ें आपको याद रखना है, हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, या किलोमीटर में आप बोलना चाहते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। एक सेकेंड में जो प्रकाश है ना 3 लाख किलोमीटर की आपको दूरी तय करती है। जैसे एक बोलिए तब तक 3 लाख दूरी किलोमीटर आपको तय कर लेगा। तो प्रकाश की चाल जो होती है हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद जल में क्या है प्रकाश की चाल, तो हवा में तो जल प्रकाश तेजी से चलेगा, लेकिन जल में प्रकाश की चाल कम होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या आपको 22 लाख आपको क्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आपको लाख 2,25,000 क्या हो जाएगा आपको किलोमीटर। तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और या तो आप बोल सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से। अब आइए हवा, तो हवा जो है एक प्रकार का विरल माध्यम है, यहाँ दूर दूर तक अणु है। जल जो है एक प्रकार का क्या है, आपको संघन माध्यम है, यहाँ पास पास की अणु है। आपको एक काम करते हैं, एक हवा में बोलते हैं दौड़ने के लिए, एक आपको बाढ़ आया है पानी में बोलते हैं दौड़ने के लिए। हवा में आप तेज़ी से दौड़िएगा, लेकिन पानी में आप तेज़ी से नहीं दौड़िएगा, क्योंकि पानी जो है एक जगह क्या है आपको संगठित होकर आपको रखा गया है। तो हवा में क्या है कि हवा को विरल माध्यम कहते हैं, चूँकि उसमें प्रकाश अधिक चलती है। आप जल जो है आपको संघन माध्यम है, चूँकि प्रकाश की चाल इसमें क्या है आपको कम है। उसके बाद वही बातें कहा गया है कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में जो होती है 2 × 10⁸ मीटर आपको प्रति सेकेंड होती है। कांच का मतलब क्या है, तो कांच का मतलब है आपको शीशा। यानी जल में जो प्रकाश होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हवा में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें जो है हवा जो है विरल है, और कांच जो है ये भी क्या है आपको संघन है। देखिए, जिस आपको पदार्थ का जितना अधिक अपवर्तनांक रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही आपको कम होगी। आगे आपको समझा भी रहे हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा समझना है। आइए, जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण संघन से विरल में आपको जाती है तो अभिलंब से क्या होती है दूर हटती है। देखिए, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपको फिर से वही वाला बात है, पानी है, ऊपर में हवा है, और नीचे में विद्यार्थी क्या है आपको पानी है। यहाँ से प्रकाश की चाल आती है, तो आने के बाद ये अभिलंब खींचा गया है, तो इसका वास्तविक रास्ता ये हुआ, लेकिन ये आपको ये अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा। तो ऊपर वाला जो है ये तो विरल माध्यम में ना है, ये तो विरल माध्यम है, और नीचे वाला क्या है ये तो आपको संघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की चाल विरल से संघन में आ रही है तो देखिए प्रकाश का जो ये किरण है ये किधर घूम रही है आपको अभिलंब की ओर, और जब इधर से आपको उधर जा रहा है तो ये आपको अभिलंब से दूर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। तो विरल से यदि संघन की ओर आपको आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और संघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। यही वाला आपको बात समझना है। जैसे देखिए, यदि आपको हवा में चलाया जाएगा तो बहुत दूर दूर तक आप भागते जाइएगा, लेकिन आपको पानी में चलाया जाएगा तो आप दूर दूर तक नहीं भागिएगा। तो वही वाला आपको बात है, यदि आप संघन माध्यम में जाते हैं तो आप उतना नहीं भाग पाइएगा, अभिलंब की ओर मुड़ के जाइएगा। यदि आप विरल माध्यम में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भागिएगा, क्योंकि वहाँ खुला स्थान है, तो उसे आपको अभिलंब से क्या भागा जाएगा आपको दूर भागा जाएगा। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन होने के
क्या कारण है? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन तभी हो सकता है जब दो अलग अलग आपको पदार्थ हो। जैसे आप या तो हवा को ले सकते हैं, पानी को ले सकते हैं, या पानी को ले सकते हैं, कांच को ले सकते हैं, यानी दोनों जब अलग अलग माध्यम हो तभी प्रकाश का अपवर्तन कराना संभव है। एक माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन नहीं। जैसे खाली पानी में यदि प्रकाश का अपवर्तन करवाइएगा तो उसमें प्रकाश की चाल चेंजे नहीं हो रहा है, जबकि रूल होता है कि अपवर्तन में प्रकाश की चाल क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। फिर वही बात है, हवा में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात किसे बोला जाता है? देखिए, निर्वात उस जगह को बोला जाता है जहां हवा भी आपको उपस्थित नहीं रहे। तो हवा जहां उपस्थित नहीं रहता है वहां भी प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको दोनों याद रखना है कि हवा और निर्वात जो है दोनों में प्रकाश की चाल क्या होती है? सेम होती है। हवा का मतलब समझ रहे हैं, निर्वात उस जगह को बोला जाता है जहां हवा भी मौजूद नहीं हो। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला ये प्रकाश के अपवर्तन के आपको नियम को समझना है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है वो आपको कितना नियम है? आपको 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होती है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच संबंध को बताने वाले इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में किया गया था। इस नियम के अनुसार देखिए, किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाया sin I तथा अपवर्तन कोण की जाया आपको sin R का अनुपात एक नियतांक जिसे म्यू से सूचित किया जाता है के बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर sin I बटा sin R, जिसे स्नेल का नियम भी आपको कहा जाता है। तो सुनिए, पहला इसका नियम ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यही वाला हम लोग लेते हैं, यहाँ से आती है, यहाँ से अभिलंब, और यहाँ से ये मान लीजिए कि आपको किरण जाती है। तो प्रकाश का जो चाल होगा ना, सॉरी प्रकाश का चाल, इसका पहला नियम होगा कि आपको आपतित किरण, अच्छा यहाँ पर आप थी अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों यहीं पर आपको स्थित है। उसके बाद दूसरा नियम हो जाएगा कि sin I बटा में आपको sin R बराबर म्यू, यही आपको दूसरा नियम है। इसे क्या बोला जाता है? स्नेल का आपको नियम भी बोला जाता है। ये आपको समझना है। प्राश्विक विस्थापन क्या है? किन 2 बातों पर निर्भर करता है? तो जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए आपको भाग तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या बोला जाता है? पार्श्विक आपको दूरी बोला जाता है या पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कांच का क्या है? आपको स्लैब है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो यहाँ पर अभिलंब, ये प्रकाश की किरण यहाँ आया, यहाँ से एक अभिलंब खींचा जाएगा तो यहाँ से दूर, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच के जो है इतना दूरी होगा ना, इसी दूरी को क्या बोला जाता है? प्राश्विक विस्थापन। तो ये आपतित किरण है, आई किरण निकल रहा है तो इसे निर्गत किरण है। तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के जो है दूरी है, जिसे डी से भी सूचित कर सकते हैं, इसी दूरी को क्या बोला जाता है? प्राश्विक आपको विस्थापन बोला जाता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो यह कांच के स्लैब के मोटाई के सीधा समानुपाती होता है, यह आपतन कोण का आपको सीधा समानुपाती होता है, यह अपवर्तनांक बढ़ाने पर क्या होता है? आपको बढ़ जाता है। सबसे फैंटास्टिक आपको इसमें ये है जो आपको समझना है और याद भी करना है। जैसे हवा कई बार पूछा हुआ है, हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो आपको 1, बर्फ का क्या होता है? तो 1.31, पानी का क्या होता है? तो 1.33, अल्कोहल का क्या होता है? तो 1.36, बेंजीन का क्या होता है? तो 1.50, क्राउन कांच का क्या होता है? तो 1.52, फिल्ट कांच का क्या होता है? तो 1.65, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो 1.68, नीलम का क्या होता है? तो 1.77,
रूबी का क्या होता है तो 1.71, तारपीन के तेल का क्या होता है तो 1.47, किरोसिन तेल का क्या होता है तो 1.47, हीरा का क्या होता है तो आपको 2.42 होता है। इसमें आप सबका याद नहीं रख सकते हैं। एक क्या रखिएगा ना कि एक आप पानी वाला याद रखिएगा, एक आप हवा वाला याद रखिएगा और एक आप हीरा वाला याद रखिएगा। तो याद हो गया होगा कि हवा का जो होता है वो 1 ही होता है, पानी का होता है 1.33 और हीरा का होता है 2.42। ज़्यादातर यही आपको क्वेश्चन में पूछता है, इसीलिए बोले कि इसका थोड़ा सा क्या रखिएगा, आप याद रखिएगा। एक कांच का याद रखिएगा, एक कांच का याद रखिएगा कितना होता है 1 आपको 5 दूध डायट्री 1.5 भी आपको कहीं कहीं देता है। तो आगे दिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो 7 रंग होता है उस 7 रंग के बारे में अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ेंगे। आज के लिए थोड़ा सा इतने ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।